Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarubair. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस में ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट होता है। बच्चों, सबसे पहले इकोलॉजिकल बैलेंस को समझते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि हमारे पास इकोसिस्टम काफ़ी बैलेंस होता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। मिसाल के तौर पे शेर जो है वो ज़ेबरा को खा लेता है। शेर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, जबकि ज़ेबरा जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा लेता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खा जाता है, मगर फिर भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक संतुलन, एक बैलेंस बरकरार हुआ है। वो कैसे? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपनी औलादों को पैदा कर लेते हैं, जिससे इनका लेवल मेंटेन हुआ है। अगर एक तरफ इन्हें खा के इन्हें ख़त्म किया जा रहा है इकोसिस्टम में, तो दूसरी तरफ ये अपने आप को पैदा करके अपने नंबर्स को मेंटेन रखते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बैलेंस हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास जो नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट में, वो बायो जियो केमिकल साइकिल्स की मदद से मेंटेन हो रहे हैं। हमने कार्बन साइकिल देखा कार्बन जो है वो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूटिलाइज होता है, तो दूसरी तरफ कई सारे प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बनकर हमारे इकोसिस्टम में शामिल हो जाता है। इसी तरीके से हमने नाइट्रोजन के साइकिल भी देखी कि नाइट्रोजन भी ऑर्गेनिजम्स उनको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर किसी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ज़रिए ये नाइट्रोजन को बना के वापस इकोसिस्टम में शामिल कर देते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो नॉन लिविंग हैं, इनके लेवल्स हमारे इकोसिस्टम में मेंटेन हुए हैं और इसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहा जाता है। लेकिन बच्चों, ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो भी रहा है। दो वजूहात है इसकी जिसकी वजह से हमारा ये इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती आफात, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, तो उससे फिर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर इंसान की एक्टिविटी, इंसान के बहुत सारे अमल होते हैं जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। पूरे इकोसिस्टम हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं इंसान की एक्टिविटी की मदद से। मिसाल के तौर पे डिफॉरेस्टेशन, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट, जिसमें बहुत सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और काफ़ी बैलेंस इकोसिस्टम होता है। बट इंसान इन जंगलात को ख़त्म कर देते हैं ज़मीनों को हासिल करने के लिए, लकड़ियों को हासिल करने के लिए, और पूरा ये इकोसिस्टम ही जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे इकोसिस्टम ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर सिर्फ पेड़ पौधों को भी काट दें, डिफॉरेस्टेशन के दौरान अगर हम सिर्फ पेड़ पौधों को भी काट दें, तो भी ये पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब अगर आपने इकोसिस्टम में से प्रोड्यूसर्स को ही ख़त्म कर दिया, तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं रहा। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स ख़त्म हो जाएंगे। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी ख़त्म हो जाएंगे और पूरी फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हो गया ना इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब बाय डिफॉरेस्टेशन। सो एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है डिफॉरेस्टेशन, जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ से भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ख़राब हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और किस तरह ये हमारे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है, ये हम आज की क्लास में पूरे डिटेल में देखेंगे। इसी तरह पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो हम पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा जो हम वेस्ट अपने एनवायरनमेंट में जमा कर देते हैं, इससे भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। और डेसर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, यानी कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो रही हैं, जिससे पेड़ पौधे वहाँ उगते नहीं हैं। जब पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो वही प्रोड्यूसर्स हमारी फूड चेन में से ख़त्म हो जाएंगे और पूरी फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी।
सो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम्स का इकोलॉजिकल बैलेंस जो कि वेल मेंटेन था, अब वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। अगर इन एक्टिविटीज़ को ख़त्म नहीं किया तो एक दौर आ जाएगा कि हमारे इकोसिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे और इंसान को बहुत भारी कीमत उठानी पड़ेगी। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है? डेसर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो कुदरती ज़खायर हैं हम उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब हमारा इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा है। अब इनमें से हम चंद एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है आबादी की तादाद में इजाफा होना। हमारे दिन ब दिन हम देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन की ही बात कर लें, काफ़ी रफ्तार से ये इंक्रीज हो रही है, बहुत रफ्तार से। इवन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में सालाना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे एनवायरनमेंट का। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जी? हमारी हेल्थ जो है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं, हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, गुर्बत हो जाती है, पोल्यूशन, जाहिर है जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा। जितनी ज़्यादा आबादी होगी, जॉब्स हैं नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गुर्बत आएगी, पॉवर्टी हमारे पास आएगी। आबादी बढ़ रही है, हमारे हॉस्पिटल्स की तादाद इतनी नहीं बढ़ेगी तो फिर हमारे हेल्थ सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर हमारा मुतासिर होगा, हेल्थ सेक्टर पे प्रेशर पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर पे फ़र्क पड़ता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंसान की लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट छोड़ती है। अब इसमें से इसका पॉपुलेशन ग्रोथ के अगर हम रीजंस की बात करें, क्यों ये इतनी रीजंस बढ़ रही है, एक तो इसकी सबसे बड़ी जो है वो है हाई बर्थ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है हाई बर्थ रेट। आबादी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, एक तो हाई बर्थ रेट है, फिर कुदरती तौर पे अल्लाह ने एक इकोलॉजिकल बैलेंस रखा था यहाँ इंसानों में कि आबादी पैदा होगी, दूसरी तरफ आबादी बढ़ेगी। बट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से आज जो हमने बायोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी बेटर हो गई, जिससे बर्थ रेट हाई हो गया और मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। सो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ विच कॉज हाई बर्थ रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट दैट कंट्रीब्यूट इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इस वक्त अगर आप बर्थ रेट की बात करें तो 55 मिलियन बर्ड्स होती हैं एक साल के अंदर। 55 मिलियंस पर ईयर इज द बर्थ रेट राइट नाउ। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, आबादी का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से फूड शॉर्टेज, खाने की कमी होती है, इलाकों में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर ये दोनों वजहों से फिर हम अर्बनाइजेशन करते हैं। अब अर्बनाइजेशन को हम अभी डिस्कस करते हैं, ज़मीनों को ख़त्म करके वहाँ पर लोगों को आबाद करेंगे, अर्बनाइजेशन, उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से फूड शॉर्टेज हो जाती है, इलाकों में ओवर क्राउडिंग हो जाती है। पहले इलाकों में कम लोग रह रहे थे, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इलाकों में आबादी ओवर क्राउडिंग होगी तो फिर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा ह्यूमन इम्पैक्ट है वो है अर्बनाइजेशन। अब पहले समझते हैं अर्बनाइजेशन क्या होता है। रूरल एरिया से लोग हिजरत करके अर्बन एरिया में आए, यानी गांव देहात, यहाँ से लोग हिजरत करके अगर शहरी इलाकों में आते हैं, इसको अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। इससे क्या होता है, अर्बन एरियाज में फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होने लग जाती है, फिर अर्बन एरियाज में लोगों की तादाद ज़्यादा होने लग जाती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्यों लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ आते हैं? क्योंकि रूरल एरिया में एजुकेशन, जॉब्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर नहीं है, जबकि अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, जॉब्स भी बेटर होती हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बेटर होती हैं। तो एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ तो जाते हैं, बट इस अर्बन एरिया में आने से, यानी अर्बनाइजेशन से, फिर अर्बन एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। फिर यहाँ पर जब इतनी ज़्यादा आबादी आएगी
तो फिर वो अर्बन एरियाज जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, यहाँ पर जो है वो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, पॉवर्टी हो जाएगी, तो प्रेशर पड़ जाता है फिर आपके हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, पानी पे, बिजली पे। जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपको पानी चाहिए होगा, बिजली चाहिए होगी, एजुकेशन चाहिए होगा, तो फिर अर्बन एरिया पे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो अर्बनाइजेशन का करंट लेवल है वो 35% है। अब इसका इलाज है अगर प्रॉपर अर्बनाइजेशन की जाए, प्लान अर्बनाइजेशन की जाए, क्योंकि ये अच्छी बात है, लोग रूरल एरिया से एक बेटर लाइफ को जीने के लिए अगर अर्बन एरिया में आ रहे हैं तो दैट इज गुड, ये तो अच्छी बात है, लोगों को अच्छी लाइफ जीने का हक है। लेकिन फिर जब ये अर्बन एरिया में आएंगे तो फिर अर्बन एरिया पे पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो तो उसके लिए फिर बेटर प्लानिंग करनी चाहिए। मास ट्रांजिट सिस्टम हो लोगों की आमदोरफ्त के लिए, प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, छोटे छोटे घर के बजाय बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो ताकि ज़्यादा एक थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा लोग रह सकें। प्रॉपर पार्क्स होने चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स होनी चाहिए ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। हेल्थ सेक्टर्स को अपग्रेड रहना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर को अपग्रेड होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हुकूमत को इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो प्रॉपर प्लान अर्बनाइजेशन की जाए तो ये फिर इफेक्टिव हो जाती है। अब जो अगला इम्पैक्ट हमने डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ह्यूमन इम्पैक्ट है जो हमारे इकोसिस्टम तो छोड़े पूरी दुनिया को बहुत मुतासिर कर रहा है। एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए बच्चों, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ गैसेस हैं। अब ये गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर पे जाके आपके अर्थ के अराउंड एक इन्होंने कवर बना दिया, एक शेल बना दिया। इन्होंने आपकी अर्थ को एक कवर कर लिया एटमॉस्फेयर पे जाके। और इस शेल, इस कवर की वजह से क्या होता है, जब आपकी अर्थ अपने आप को ठंडा करने के लिए हीट को रेडिएट करती है, अगर ये शेल नहीं होता तो वो हीट स्पेस में निकल जाती, आपकी अर्थ ठंडी हो जाती। बट ये शेल उस हीट को जो अर्थ रेडिएट कर रहा है ताकि अर्थ ठंडी हो, ये शेल उसको वापस रिफ्लेक्ट करके अर्थ की तरफ डाइवर्ट कर देता है। तो अर्थ ने अपने आप को ठंडा करने के लिए हीट रिलीज की, बट इस ग्रीन हाउस गैसेस का ये जो शेल बन गया, इन्होंने उस हीट को वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया। इसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो गैसेस हैं जिनकी वजह से ये इफेक्ट पैदा हो रहा है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिन्होंने अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में एक कवर बना दिया। ये गैसेस जो हीट रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, अर्थ जब अपने आप को ठंडा करने के लिए इन्हें रिलीज करती है, तो ये गैस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ तक जाने नहीं देती, ट्रैप कर देती है। वो रेडिएट होती हैं, वापस अर्थ पे आ जाती है, जिससे अर्थ जो है वो वार्म हो रही है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और फिर इसका इम्पैक्ट क्या है कि जी आपका अर्थ का, आप देखें टेम्परेचर में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, आपकी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, आइस ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, सुनामी आ रहा है, सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जो अर्थ के पोल पर जो ग्लेशियर्स हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से वो पिघलेंगे और वो समंदर में शामिल होंगे, जिससे समंदर का लेवल बढ़ेगा। और समंदर का लेवल बढ़ेगा तो फिर उसका इम्पैक्ट आपको फ्लडिंग की सूरत में, सैलाब, सुनामी, इनकी शक्ल में मिलेगा। फिर आपको अर्थ का जो इतनी गर्म हो रही है वो भी महसूस होता है। अर्थ का आप देखें दिन ब दिन, डे बाय डे टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो नेक्स्ट इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट इम्पैक्ट है हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन्स क्या होता है बच्चों? हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पोल्यूशन क्रिएट करने वाली गैसेस हैं, इंडस्ट्रीज इनको रिलीज करती हैं। सो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इन गैसेस को रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर में जाती हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये डाइल्यूट एसिड्स बन जाती हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो
कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगी, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ये तीनों तरह के एसिड जब आपके एटमॉस्फेयर में ये डाइल्यूट होते हैं, फिर कंडेंस होकर लिक्विड बन जाते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ये बारिश की सूरत में ज़मीन पर आ जाते हैं। तो अब वो बारिश जो है वो नॉर्मल बारिश नहीं रही, बल्कि उसमें डाइल्यूट एसिड शामिल हैं। वो बारिश पानी नहीं है, उस पानी के साथ साथ उसमें डाइल्यूट एसिड भी बरस रहे हैं। इसे कहा जाता है एसिड रेन। इसके काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, इंसान की, एनिमल्स की स्किन जलने लग जाती है। फिर उस बारिश में अगर इंसान होंगे तो उनकी स्किन्स डैमेज होंगी, हमारी जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, हमारे सॉइल में मौजूद एल्युमिनियम सॉल्ट जो है वो इन एसिड्स के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, फिर बहते बहते वो रिवर और लेक्स में आ जाता है, और उससे फिर हमारे रिवर और लेक में जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं उनको फिर वो डैमेज होती हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये होता है एसिड रेन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ओजोन लेयर समझते हैं कि ये ओजोन लेयर क्या है, फिर उसका ख़त्म होना देखेंगे। व्हाट इज ओजोन लेयर? हम जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं। हमारे सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वह अल्ट्रा वायलेट रेज इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं। अब ये जो एक फ्री ऑक्सीजन का एटम है ये फिर दोबारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है, और एक ऐसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तैयार होता है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, इसे ओजोन कहा जाता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाके अर्थ के अराउंड इन्होंने एक लेयर बना दी, और उस लेयर को ओजोन लेयर कहा जाता है। तो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप ऊपर जाएं तो ओजोन मॉलिक्यूल से बनी हुई एक लेयर है। ये लेयर आपकी सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को ब्लॉक कर देती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेस इस लेयर की वजह से आपके अर्थ तक नहीं आ रहा है, और ये अल्ट्रा वायलेट रेस काफ़ी हाई एनर्जी रेज हैं। ये अगर अर्थ तक आएंगी, स्किन पर पड़ेंगी तो इन स्किन डैमेज होगी, इंसान डैमेज होंगे, अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा क्योंकि इनमें लाइट से ज़्यादा एनर्जी है। ये ओजोन लेयर होती है, ऑक्सीजन O3 से बनी हुई एक लेयर अर्थ के अराउंड जो अल्ट्रा वायलेट रेस को प्रोटेक्ट कर रही है, अल्ट्रा वायलेट रेस को ब्लॉक कर रही है, अर्थ प्रोटेक्ट हो रहा है। अब हमारे यहाँ पोल्यूशन इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एयर कंडीशनर की इंडस्ट्रीज हैं, रेफ्रिजरेटर की इंडस्ट्रीज हैं, ये एक गैस रिलीज करती हैं जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस भी है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन का एटम होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब आपकी एटमॉस्फेयर में जाती है तो क्लोरीन जो होता है इसमें वो इस ओजोन के एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, और ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब ये क्लोरीन एटम रिएक्ट करेगा ओजोन मॉलिक्यूल के साथ तो फिर वो ओजोन में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, वो ऑक्सीजन बन जाएगी, ओजोन नहीं रहेगा, वो ऑक्सीजन बन जाएगी, वहाँ उस लेयर से एक ओजोन कम हो जाएगा, और वहाँ कह लें आप एक छेद हो जाएगा, एक सुराख हो जाएगा। ऐसे ये जितनी ये गैस रिलीज होती जाएगी तो इस गैस में मौजूद क्लोरीन ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन के एक ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा, और ओजोन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में, और वहाँ आपकी उस ओजोन लेयर में एक डेप्लेशन हो जाएगी जिसे ओजोन लेयर डेप्लेशन कहा जाता है। ये जितनी ज़्यादा डेप्लेशन होती जाएगी, जितना ज़्यादा ये सुराख होता जाएगा, फिर अल्ट्रा वायलेट रेस उस सुराख से फिर आप ब्लॉक नहीं होंगी, अर्थ तक आएंगी, जिससे फिर अल्ट्रा वायलेट रेस आपकी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। इसे कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ये था बच्चों ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन। अगर आप एक पॉपुलेशन में लोगों की तादाद को बढ़ाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, यानी आबादी में इजाफा क्या कहलाता है? तो बच्चों इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट इन पॉपुलेशन ग्रोथ? कौन सा, नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो पॉपुलेशन ग्रोथ का बाइस बनेगा, जिसकी वजह से फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी? आज के लेक्चर में हमने पॉपुलेशन ग्रोथ भी पढ़ा, इसका रीजन भी पढ़ा, और इससे फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये भी पढ़ा। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इनमें से किस फैक्टर की वजह से होती है? ए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी। जी हाँ, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बेहतर हेल्थ
फैसिलिटीज होंगी मोर्टेलिटी रेट उतना कम हो जाएगा, लोग कम मरेंगे, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। बी हाई बर्थ रेट, ज़्यादा बच्चे अगर पैदा हों तो भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, और लो मोर्टेलिटी रेट, इससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। यानी तीनों रीजन जो हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ का बाइस बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। वार्मिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड। हमारी अर्थ की सरफेस गर्म हो रही है, वजह कुछ ग्रीन हाउस गैसेस आपकी एटमोस्फेयर में जाकर जमा हो रही हैं, अर्थ के अराउंड एक लेयर बना रही है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ अगर लोग हिजरत करें, गांव देहात से शहरी इलाकों की तरफ अगर लोग आएं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो रूरल एरियाज से अगर लोग अपने आप को हिजरत करें और अर्बन एरियाज की तरफ आ जाएं, तो ये अर्बनाइजेशन कहलाती है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस। यह आपका आंसर है। द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम विच इज अचीव बाय द इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज विद ईच अदर एंड विद एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। Food chains, energy cycle, biogeochemical cycle help in keeping ecosystem balance. This ecological balance is disturbed either by natural disasters or by human activity. Human activities like desertification of land, flooding, accumulation of radioisotopes, waste and toxic pesticide contamination, depletion of natural resources, spread of infection disease, upset the delicate balance in ecosystem. Some of the human impact on the balance of ecosystem are population growth, urbanization, global warming, deforestation and acid rain. Question number 2, write a short note on population growth. आपको population growth पर एक short note लिखना है, तो ये एक short note है। Population growth is the increase in the number of people in a population. Better health facilities, high birth rate and low mortality rate contribute in population growth. Birth rate at present is 55 million per year. It has a broad impact on the society and people life. The increase in population cause food shortage, lead to overcrowding, with ultimate result in urbanization, deforestation and pollution. It leads to unemployment, which cause poverty and starvation. It also put pressure on health sector and cause epidemic. The current rate of population growth in Pakistan is 4%। इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो 4% है। ये बात एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्बनाइजेशन। अब आपको अर्बनाइजेशन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये अर्बनाइजेशन पे एक शॉर्ट नोट है, यहां से आप आंसर को नोट डाउन कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। वार्मिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, particularly carbon dioxide, methane, nitrous oxide and chlorofluorocarbon in the atmosphere is called greenhouse effect. These gases trap infrared radiations which are emitted by ground when it is warm by sunlight. As a result, heat remain within the earth atmosphere and increase the temperature. This is called global warming or greenhouse effect. Human activities are increasing the concentration of greenhouse gases. This is called enhanced greenhouse effect. Due to global warming, polar ice cap and glaciers are melting at high rate. This causes sea levels to rise. Due to melting glaciers, river overflow and cause floods. Next question है, what is acid rain? What are its effects? Burning of coal, oil, natural gas and consumption of acid in industries cause carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which react with water in air to form dilute carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. These acids remain as vapors and condense into liquid when temperature fall. Rain that contain these acids is called as acid rain. It dissolves aluminum salt in the soil and wash them into the river and lake, where it damage aquatic wildlife. It also damage animal skin and building. अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन कॉज एंड इफेक्ट्स।
आपको डिफॉरेस्टेशन बताना है, उसकी कॉजेज बतानी है यानी उसकी वजूहात, और फिर उसका इफेक्ट बताना है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात को काटना। अगर आपके पास एक जंगल है, आप उस जंगल को खत्म कर दें, उसको काट दें, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की जो असल वजूहात होती हैं वो होती है ज़मीन हासिल करना और लकड़ियाँ हासिल करना। डिफॉरेस्टेशन के जरिए जब दरख्तों को काटा जाता है तो उन लकड़ियों से फिर फर्नीचर बनाए जाते हैं, वुड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एक तो ये रीज़न होता है डिफॉरेस्टेशन का। दूसरा, जंगलात, आपको पता है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो इन दोनों वजूहत से शहरी आबादी में लोग आ रहे हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ से शहरी आबादी वैसी बढ़ रही है, प्लस अर्बनाइजेशन होती है तो रूरल एरिया के लोग अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास अर्बन एरिया में ओवर क्राउडिंग हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए। अब लोग ज़्यादा हो गए, जाहिर है एक तो फूड शॉर्टेज हो जाएगी, प्लस उनके लिए रहने की जगह नहीं होगी। सब वो जो ज़मीनें हासिल की जा रही है ना जंगल काट के, उसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि ज़मीनों पे फिर वो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, ताकि लोगों को आबाद किया जा सके। तो ये इसके रीजंस होते हैं। जबकि इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो पूरा पूरा इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। आप जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। अब फॉरेस्ट में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। जितना ज़्यादा पौधा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, आपके एटमॉस्फेयर से सबसे मेजर जो ग्रीन हाउस गैस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये सारी फैसिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो फिर आपकी हवा में शामिल होती जाएगी। तो सबसे पहले आपने फॉरेस्ट बयान किया। फॉरेस्ट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, दे आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज, इट प्रोवाइड फूड, फ्रेश एयर, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड शेल्टर। Forests play a critical role in reducing climate change and maintain carbon dioxide oxygen cycle. फिर आपने डिफॉरेस्टेशन बयान किया। डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट सो दैट द लैंड बिकम अवेलेबल फॉर अदर यूज। पर्पस बताए। डिफॉरेस्टेशन इज डन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लियर लैंड फॉर अर्बन डेवलपमेंट पर्पसेस, इसी तरह फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, फॉर फर्नीचर मेकिंग एंड अदर पर्पसेस, एंड टू मेक रोड्स टू कनेक्ट डिफरेंट एरियाज। ये उसके डिफॉरेस्टेशन की कुछ वजूहात हैं की जा रही हैं डिफॉरेस्टेशन। अर्बन डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यानी अर्बनाइजेशन, लोग आए हैं उनको रिहाइश के लिए जगह देनी है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एनिमल की ग्रेजिंग के लिए ज़मीन हासिल की जाती है। फर्नीचर या वुड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या फिर एरिया को कनेक्ट करने के लिए रोड अगर डालना होता है तो उसके लिए भी अक्सर जंगल रास्ते में आ रहा होता है तो जंगल को ख़त्म किया जाता है। फिर आपने इसके इफेक्ट बताया। इट कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट कॉज सॉइल इरोजन, इट कॉज फ्लड, लो रेनफॉल, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, इट सीरियसली डिस्टर्ब द फूड चेन एंड इकोसिस्टम। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।